अब लिखा जाएगा। अब चलिए उसी में टॉलरेंस लिखा है, सहिष्णुता। तो सहिष्णुता का अर्थ, इसका स्वरूप, आलोक विशेषता, मूल्यांकन लिखेंगे ऐसे। महत्व समस्या जैसे अलग अलग में करवा दिया। अब जैसे प्रश्न पूछा कि सत्यनिष्ठा को कौन कौन सी विषय वस्तु बाधित कर रही है, ठीक, तो लास्ट में लिखेंगे उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी सिविल सेवा आचार संहिता में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ जो है देखा जाए तो विभागीय स्तर पर भी जो है वह सरकार निरंतर जो है लोकायुक्त बना रही है। ऐसे कामा करके उसमें जोड़ेंगे। और जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए सेवा शर्तों में जो है वो देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी और तमाम जो सुविधाएं हैं वो सरकार दे रही है, जिससे जो है भौतिक स्तर पर समस्या उत्पन्न न हो और वास्तव में सत्यनिष्ठा का प्रयोग हो सके। मतलब वही चीज को एक पक्ष लिखना है तो दूसरे पक्ष को लाकर मूल्यांकन कर देना है। जैसे मैं मान लीजिए बोला कि वर्तमान शासन प्रशासन में सत्यनिष्ठा की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, चर्चा करें। ऐसे क्वेश्चन आता है, तब मूल्यांकन कैसे लिखाएगा? समस्या से। और जब समस्या पूछूंगा तो मूल्यांकन किससे लिखाएगा? महत्व। ये है बस। और अर्थ, जो मैं अर्थ और विशेषता बताता हूँ, इससे बनता है भूमिका, इसलिए उसको लिखवाता हूँ। उसको पॉइंट में आप मत लिखा करिए, 150 शब्द तो लिखना है, कितना लिख पाएंगे आप? दोनों को मिलाकर 4-5 लाइन लिखा करिए बस। आज जो पूछा जाए उसको लिखा करिए। जैसे मान लीजिए सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले कारक, हर जगह आता है सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले कारक। और फिर इसके बाद वही शासन प्रशासन में इसका क्या महत्व है, समाज अब्लिक शासन प्रशासन में महत्व। और यहाँ समस्या लिखने की ज़्यादा जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मूल्यांकन ही आएगा। देखिए, जो विभिन्न संस्कृति है, विभिन्न समुदाय है, उन लोगों के प्रति जो है सबके प्रति उदार दृष्टिकोण रखना। सहिष्णुता का मतलब सबके प्रति उदार दृष्टिकोण रखना, सबके प्रति जो है सहानुभूति रखना, दूसरे सभ्यता संस्कृति, दूसरे धर्म को, दूसरे जाति को, दूसरे देश के लोगों को भी जो है अपने समान ही समझना। कि जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं, कोई मान लीजिए यूपी बिहार का व्यक्ति है तो बाटी चोखा खूब मन ला के बनाएगा, खाएगा। कोई मान लीजिए सब करिए राजस्थान का है तो चूरमा बाटी और क्या कैसे बनता है तो मान लीजिए वो भी खाएगा। कोई मान लीजिए हरियाणा का व्यक्ति है तो बढ़िया से अपना घी डाल और मक्खन उखन सब अपना खाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये नहीं रट लगाना जानते हैं, जो बाटी चोखा में आनंद है ना, वो आनंद छोले भटूरे में है नहीं। ये ठीक नहीं है ना कि भाई बाटी चोखा में आनंद है तो छोले भटूरे में भी आनंद है। आप नहीं खाते हो दूसरी बात है, वो भी अच्छा बनता है, ऐसा थोड़ी ना है। या मान लीजिए हमें कहते हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी, उसमें भी आनंद है, ऐसा थोड़ी ना है। बनाने वाला व्यक्ति चाहिए ना। वो जो सोनीपत के पहले ढाबा पड़ता है, क्या नाम है, सुखदेव ढाबा, तो उस रोड पर बहुत सारे हैं ना सब, क्या उस जगह का नाम है, अरे वहाँ रेस्टोरेंट बहुत हैं, मुरथल पर एक से एक ढाबे हैं। देखिए जबरदस्त, लोग जाते हैं, कभी कभी मान लीजिए मैं भी जाता हूँ। क्या बनाते हैं सब भाई, देखा जाए तो सरसों का साग देखियो बनाता है, और रोटी बनाता है, वो मक्के वाली रोटी बनाता है, क्या जबरदस्त उसका टेस्ट। और गाँव का वो जो है घी डालता है, गाँव का उसका मक्खन रहता है। तो हम कहते हैं कि उसका भी तो आनंद है। एक तरह से जो भी धर्म सभ्यता संस्कृति है, दूसरे के प्रति भी सम्मान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि जो विविधता है उस विविधता को स्वीकार करना। भाई गांधी जी भी कहते थे कि सहिष्णुता जो है अहिंसा का ही प्रतिफल है, अहिंसा का ही एक स्वरूप मान सकते हैं। दूसरे के प्रति जो है आदर भाव रखना जो है ये अहिंसा ही है। कि हम हिंदू धर्म है अच्छा है, मुस्लिम धर्म में भी अच्छाई है, ईसाई धर्म में भी अच्छाई है, हमारे धर्म में कमी है तो दूसरे धर्म में भी कमी है। विवेकानंद साहब ने भी लिखा कि भाई जो हमारे यहाँ जो है सहिष्णुता जो शब्द है, उस सहिष्णुता का मतलब स्वीकृति है, कि हम दूसरे धर्म को भी स्वीकृति देते हैं। और फिर साथ ही साथ देखा जाए तो वास्तव में सहिष्णुता का मतलब उदारता होता है। कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है तो देखिए सम्मान देने वाला व्यक्ति है। मान लीजिए कभी कभी मस्जिद में पानी भर जाता है, हम लोग इलाहाबाद में रहते थे, हॉस्टल में मस्जिद में पानी भर जाता था, जो चर्च लेन वाला जो रोड है तो वहाँ पानी भर जाता था मस्जिद में। तो वहाँ पर ही हॉस्टल एक रहता था, तो हॉस्टल रहता था तो मान लीजिए मित्र दोस्त लोग मुस्लिम भी थे, तो हाल में जो है सब लोग नमाज पढ़ते थे, हाल में आकर सब लोग नमाज पढ़ते थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई जाता भी नहीं था, बल्कि सफाई पे सुबह कर उठ देता था, पोछा उछा मार देता था कि आज शुक्रवार है, सब लोग यहीं पर नमाज पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पानी भरा है। तो ये जो मनोवृत्ति है वो सहिष्णुता है। विभिन्न संस्कृति आवलिक समुदायों के प्रति आदर
और प्रेम का भाव प्रदर्शित करना, अर्थात दूसरे व्यक्ति सभ्यता को अपने समान समझना, विरोधी विचारों को भी सुनने की आदत डालना, जिससे विविधता में समायोजन हो सके। इसी पहलू को विवेकानंद ने सहिष्णुता शब्द स्वीकृति के रूप में है। सैयद अहमद खान ने इसे कौम के माध्यम से परिभाषित किया। कौम की अवधारणा नहीं हिस्ट्री पढ़ते हैं सैयद अहमद खान का। सैयद अहमद खान के बारे में एक ही पक्ष तो हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं कि सांप्रदायवादी विचारक थे। एक ही पक्ष नहीं है, राष्ट्रवादी विचारक भी थे। और उनके कौम का मतलब क्या है, उन्होंने लिखा ना, एक ही गंगा जमुना के हम लोग पानी पीते हैं, एक ही मिट्टी से जो है जो फसल उपजता है वही हम लोग धान खाते हैं, वही चावल खाते हैं, वही गेहूं खाते हैं। ऐसी दिशा में भारत में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सब लोग जो है वो एक ही तो हैं। कोई कलर बदल गया, किसी का कोई स्वीकार कर लिया तो उससे जो अलग थोड़े न हो गए। जब एक ही मान लीजिए पानी पीते हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं, तो ऐसी दिशा में उन्होंने कहा कि वस्तुतः देखा जाए तो हम लोग एक ही हैं। अलग धर्म भाषा हो जाने से जो है हम लोग अलग नहीं हो गए हैं। यही कौम की अवधारणा है। इससे बड़ा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है? लेकिन हाँ, हम लोग उनके राष्ट्रवाद को ज़्यादा न पढ़ के उनके संप्रदायवाद को ज़्यादा पढ़ लिए। ये तो इतिहास में दोष है कि दोनों पक्ष पढ़ना चाहिए। क्या परिस्थितियां थी, क्या चीज़ था, उसके कारण वो बदल गए, वो दूसरी बात। इसमें जो है विशेषता लिखवा देता हूँ। विशेष सैयद अहमद खान ने इसे कौम के रूप में परिभाषित किया। हिस्ट्री में नहीं पढ़े आप लोग कौम की अवधारणा? थोड़ा सा पढ़े होंगे ना, हम लोग तो डेप्थ में उसको पढ़े हैं ना। अब इसका स्वरूप आवलिक विशेषता लिख लीजिए, लिखना हो तो लिखिए, लेकिन कितना लिखेंगे सब। गांधी जी ने सहिष्णुता को अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिफल माना, ठीक है। अब इसका स्वरूप आवलिक विशेषता, पहला बात समझिए। अभी मैं बताया कि सहिष्णुता का मतलब ये हुआ कि दूसरे समुदाय का जो विचार है, दूसरे समुदाय का जो कर्मकांड है, दूसरे समुदाय का जो है जो धर्म है, उसका जो मान लीजिए किताब है, चाहे स्थल है, उसके प्रति जो है सम्मानपूर्ण मनोभाव बनाए रखना। मान लीजिए कोई बाइबिल है, कोई मान लीजिए गीता है, कोई रामायण है, कोई सपोज करिए कि कुछ है। जैसे मैं बताया कि हमारे यहाँ जो है, अब हम लोग इधर उधर नौकरी करते थे तो स्वाभाविक सी बात है कि मान लीजिए कुछ लोग ईसाई लोग भी थे, तो हम लोग चर्च भी चले जाते थे कभी कभी। तो जाते थे तो वहाँ पर सब किताब मिल जाता था, बाइबिल वाला। अब उसको फेंक तो सकते नहीं कूड़े में। और कहते थे भाई साहब एक ही दे दिए, बोले नहीं एक तो दूंगा नहीं, कम से कम 5 तो आप ले जाइए। अब वो मोटा मोटा बाइबिल जो है 5 आ गया, फेंक भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। तब हम लोग भी क्या करते थे, हम लोग भी मान लीजिए कभी कनाट प्रेस वाले चर्च में जाते थे तो उसको मैं लेके जाता था, वहीं खड़ा रहता था, बोलता था भाई साहब उसको ले लीजिए, हमारी तरफ से गिफ्ट ले लीजिए। थोड़ा सा रैपर ऊपर लगा के बढ़िया से पेन उन्हें उसमें रख के दे देता था किसी को। फेंक नहीं सकते ना, हमारे उसको फेंक दे कूड़ेदान में, अब कोई वही मान लीजिए कूड़ा उठाने वाला ईसाई होता तो भड़क जाएगा ना तुरंत। तो मान लीजिए हमें कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते ना उसको। किसी का बाइबिल है, गीता है, रामायण है, चलो सम्मान देखते तो एक कैलेंडर पर लोग आजकल मान लीजिए दुर्गा जी का फोटो, हनुमान जी का फोटो लगवाते हैं ना, नहीं करना चाहिए। क्योंकि कैलेंडर पुराना हो जाएगा तो न तो हम फेंक सकते हैं, न तो कुछ कर सकते हैं, ले आके नदी में डालेंगे, नदी भी गंदी होगी। कैलेंडर पर क्यों करवा रहे हैं इसे? लिखिए नंबर 1, किसी दूसरे समुदाय के विचार, कर्मकांड, पुस्तकें आदि के प्रति सम्मानपूर्ण मनोभाव बनाए रखना, अर्थात विरोधियों के प्रति भी सम्मान की धारणा रखना। भाई अन्य धर्म का जो आदत है, अन्य धर्म का जो विचार है, उसका कर्मकांड है, जैसे फोटो है, देखते तो हैं। और हमको कोई कैलेंडर देता है तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई साहब हमको मत दीजिए। बोले हनुमान जी का कैलेंडर नहीं लेंगे? हमको बात हमारा समझ लीजिए, हम एक कैलेंडर ले आके पहले तो मान लीजिए टांग दिए, साल भर बाद पुराना हो जाएगा, मैं कहाँ फेंकूंगा? बोले अरे भाई साहब, हम बोले आपको भी सलाह दे रहे हैं कि कैलेंडर दोबारा मत बनवाइएगा, क्योंकि दिक्कत है ना। तो कहाँ अभी फेंक भी नहीं सकता, कहीं रख भी नहीं सकता। और उसी में पता लगे कि अनाज उनाज गिरा रहे हैं तो भी हनुमान जी का तो अपमान नहीं हो रहा है। तो जैसे मान जैसे वो करिए, सहिष्णुता का मतलब केवल सम्मान नहीं, मेरा विचार है, मैं अपना व्यक्तिगत विचार बताया ना। हो सकता है कि मान लीजिए आपको अच्छा लगे कैलेंडर, लेकिन हमको तो ठीक नहीं लगता। अभी ये बताता हूँ, ये हमारे पास पड़ा हुआ था ऐसे, ये भी कैलेंडर का ही है, ऐसे पड़ा हुआ था। तो मैं रोजाना देखता था, हम कहीं सरस्वती जी का फोटो है, अब क्या करें, तो उसको बनवा के हम कहीं यहीं पर टांग देते हैं।
ये ठीक रहेगा, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। उसका कैलेंडर से काट उठ के बन गया। मान लीजिए सपोज करिए, सहिष्णुता का मतलब केवल सम्मान नहीं होता है। सहिष्णुता का मतलब होता है विभिन्न संस्कृतियों को आपस में आदान प्रदान, मेल मिलाप, इसको बढ़ावा देना भी सहिष्णुता है। दूसरी संस्कृतियों से भी सीखना सहिष्णुता है। जो नमाजी व्यक्ति है उसको कभी शुगर होता है, कोई व्यक्ति हमको मुस्लिम पकड़ के लाइए जो भी 4-5 समय जो नमाज होता हो, नमाज अदा करता हो, और उसको कोई रोग, बीपी का रोग हो, शुगर का रोग हो, नहीं होगा। उसका पेट निकला होगा, नहीं निकला होगा। वही योगा तो है जो हम लोग क्या योग को हम लोग प्रचार कर रहे हैं। उससे बड़ा कौन सा योगा हो सकता है। बस नमाजी व्यक्ति को जरा सा कभी इंटरनेट पर देखिएगा, वो जो झुकता है, जो मान लीजिए उठता है, फिर मान लीजिए फिर झुकता है, वो पूरा योग का सिस्टम है। लेकिन हाँ, उसको हम मान लीजिए अब कहते हैं कि कोई मुस्लिम व्यक्ति है, तो जैसे हमारे मित्र लोग हैं, हम बोल के आपको योगा करने की प्रभु क्या जरूरत है, आप तो नमाज पढ़िए, बस भगवान का भी नाम लीजिए, योगा भी करिए। नंबर 2, विभिन्न संस्कृतियों का आपस में आदान प्रदान, परस्पर मेल जोल और दूसरी संस्कृतियों से सीखना। ये बताइए, अकबर का दीन इलाही जो धर्म था, किस व्यक्ति को अकबर ने मुस्लिम बनाया था? दीन इलाही धर्म उसने कहा, ये भी कह दिया साथ में कि इसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा। ये धार्मिक सहिष्णुता ही था। इसीलिए हम लोग अकबर को महान कहते हैं। सम्राट अशोक को महान क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि अशोक जो है देखा जाए तो आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया जगह जगह पर, जबकि उसको उसमें कौन सा उसका काम था? कोई काम नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो मनोभावना है वो सहिष्णुता है कि कट्टरवाद और संकीर्णता का जो प्रचार होता है वो प्रचार न करना, बल्कि देखा जाए तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि मान लीजिए जो कट्टरवादी जो संगठन है, देखिए हम लोग तमाम बहस छिड़ा हुआ है, खूब चल रहा है आजकल, लेकिन कभी हम लोग अपने अंदर भी कमी थोड़ा सा खोजें। अपने अंदर कमी ये है कि जैसे मान लीजिए जो कट्टरवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, क्या क्या नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सोचिए कि ये लोग जो व्यवहार करते हैं वो कहीं न कहीं कभी कभी हम लोग को शर्म लगता है। हम लोग भी BHU में पढ़ते थे, ये लोग क्या करते थे, मान लीजिए वैलेंटाइन डे के दिन जो है आकर और जो है वो देखा जाए तो बच्चों की तोड़ाई करना, इधर करना उधर करना है, फोटो खींचना। 1 साल घटना हो गया, बड़ा टेंशन। अरे भाई ठीक है, क्या हुआ, बच्चे बड़े हो गए हैं, मान लीजिए 20-21 साल के हैं, वो अपना हित और अनहित जानते हैं। आप कौन होते हैं सिखाने वाले? अभी लोग आते थे 15-20 लोग मोटरसाइकिल से आते थे, ठीक, उसके बाद तोड़ाई उड़ाई करके चले गए। अब ये बात हॉस्टल में रखा गया, मैं भी हॉस्टल में रहता था, बिरला हॉस्टल में, तो जो है आया थोड़ा बहुत नेतागिरी कर लेता था, तो सब लोग अपना इकट्ठा हुए और सब लोगों ने वहीं पर संकल्प लिया कि अगली बार, इस बार तो जो हो गया, अगली बार सब लोग जो भी लाठी डंडा हाकी जो भी जिसके पास है सब लोग रखेंगे, और ये लोग आएंगे, इन लोगों की आदत 2 साल से खराब है, ये लोग आएंगे, हम लोग उसी समय गेट चल के मेन गेट बंद करेंगे, जो मेन गेट से बाहर जाना उसको बंद करके इनकी तोड़ाई करेंगे। अगले साल हुआ यही, सब बच्चे कम से कम 500-600 स्टूडेंट, सबके मन में गुस्सा था, सब लोग स्टूडेंट अपना लाठी डंडा हाकी जो भी था सब लोग लेकर पार्क में पहुंचे। ये लोग मोटरसाइकिल से 15-20 मोटरसाइकिल से अपना लाल सब बांध होद के आए, और उसके बाद तोड़ाई शुरू हुई, एकदम मार कर वहीं बिछा दिया गया। और उसके बाद पुलिस आई, जाइए केस दर्ज करते रहिए 500 लोगों पर, किसी का सर फूटा, किसी का टांग टूटा, उसके बाद BHU में आना इन लोगों का बंद। तो कहने का मतलब मुकदमा चले मुकदमा। तो हम कहते हैं भाई, हमें कहते हैं कोई व्यक्ति है तो यदि सभ्य तरीके से वो है तो ऐसे समय जो है वो देखा जाए तो किसी धर्म का, किसी व्यक्ति का, किसी, अब ये सब चीजें जो है वो सहिष्णुता में ही आती हैं। अगला पॉइंट, कट्टरवाद व संकीर्णता को कम करना और ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाना और सभी धर्म के त्योहारों को सम्मान का भाव रखना। इसे क्या देखिए, सहिष्णुता का मतलब ये भी होता है कि जो मानवीय मूल्य है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अरे भाई, हम कहते हैं वैलेंटाइन डे है, तो मान लीजिए हम अपनी बेटी से लगाव रखते हैं, हम अपनी माँ से लगाव रखते हैं, तभी तो हम लोग वैलेंटाइन डे मंगा सकते हैं। वो तो संकीर्ण विचार आपका हो गया ना। क्या हुआ भाई, यूनिवर्सिटी में सब लोग पढ़ते थे, मान लीजिए ठीक है, सब लोग पढ़ते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हमें कहते हैं ये तो सोच की बात है ना। तो यहाँ पर जो है मानवीय जो मूल्य है, जो लोकतांत्रिक मूल्य, उसकी जानकारी होनी चाहिए, वास्तविक तत्व को समझना चाहिए। कि भाई हम कहते हैं कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान का शादी दूसरे से हुआ था, कृष्ण भगवान जो है वह राधिका से मान लीजिए प्यार करते थे, इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण भगवान जो है बेकार आदमी है।
ऐसा ऐसा तो है मेरे समझ से, मैं भी थोड़ा बहुत जो भी हिंदी हिंदी पढ़ा, तो मान लीजिए ये है तो यही ना चीज, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेम है, जो सहिष्णुता है, जो संवाद है, जो चीजें हैं, वो हमारे समाज का तत्व है, और ऐसी दिशा में हम लोग को उस मूल्य को स्वीकार करना चाहिए। अगला पॉइंट, समाज आबलिक मानवीयता के तत्वों की जानकारी प्राप्त करना और संयमित व्यवहार करना, क्योंकि सभी संस्कृतियों का सारतत्व तो एक ही है। देखिए एक कंसेप्ट और आया है, ग्लोबल सिटीजनशिप। सहिष्णुता का मतलब होता है वैश्विक नागरिकता। वैश्विक नागरिकता का मतलब सभी संस्कृति के जो लोग हैं वो आपस में जो है मिलकर वैश्विक नागरिकता को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि आज जो मानव अधिकार है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे अन्य जो चीजें हैं, वो वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाता है। तो वैश्विक स्तर का जो मूल्य है, वैश्विक स्तर पर जो मनोभावना है, उसके अनुरूप व्यवहार करना। ये बताइए, हम लोग किसी मुस्लिम के साथ कोई दुर्व्यवहार करेंगे, हम लोगों के यहाँ के लोग जो है खाड़ी देशों में रहते हैं, उनके साथ कोई व्यवहार होगा, कैसा लगेगा हमको? नहीं अच्छा लगेगा ना, ऐसे समझिए। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि हम सड़क पे जा रहे हैं, कोई मान लीजिए महिला जा रही है, उसको हम कुछ बोल रहे हैं, तो कभी हम सोच रहे हैं कि हमारी भी तो बहन जो है, हमारी भी तो बेटी जो है सड़क पर जा रही होगी, उसको कोई बोलेगा तो हमको कैसा लगेगा? ये बात सोचेंगे तो हम उसको कुछ बोल थोड़े ना सकेंगे। आप ही लोग मान लीजिए पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, छोटे भाई बहन हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई ठीक है, हमारे भी भाई बहन हैं, पढ़ते हैं, हम भी मास्टर हैं, तो हमारा भी चरित्र ऐसा ही होना चाहिए। आप ही लोग आते हैं, मान लीजिए बैठ के कुछ भी पूछते हैं, कोई संकोच थोड़े ना है, कोई भी आता है कुछ भी पूछता है, आइए बैठिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मनोभावना है वो ठीक होनी चाहिए, ये सहिष्णुता है। तो मनोभावना को सही रखना, संयमित रखना, और साथ ही साथ वैश्विक नागरिकता के स्तर पर सोचना, क्योंकि वैश्वीकरण में जो अंतर संबद्धता है वो तभी बढ़ सकता है। हम कहते हैं आप पढ़ लिख कर आप मान लीजिए अधिकारी बनेंगे, हो सकता है कोई कनाडा चला जाए, कोई अमेरिका चला जाए, कोई कहीं चला जाए, तो वहां पर यदि आप ऐसा ही संकीर्ण दृष्टिकोण रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए एक पॉइंट और, सभी संस्कृतियों के लोग आपस में मिलकर वैश्विक नागरिकता का विकास करें, अर्थात वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को मान्यता दिया जाए। अभी जानते हैं कि प्रथम लोकतांत्रिक सहभागिता दिवस मनाया गया था, याद है? जो बाइडेन साहब सम्मेलन बुलाए थे, वो इसी का था, 2022 में इसीलिए सम्मेलन बुलाया गया था कि लोकतंत्र केवल देश के लिए नहीं, लोकतंत्र विश्व स्तर पर भी होना चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक मूल्य को विश्व स्तर पर, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो देश हो, सब लोग मान्यता प्रदान करें। वही ब्रैकेट लिख दीजिएगा, व्यक्ति आबलिक देश के स्तर पर, ठीक है। अब इसमें जो है, जिसमें बताया कि सहिष्णुता का मतलब ये हुआ कि जिसमें अभी मैं बता रहा था संयमित व्यवहार। चूंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, हम लोगों के यहाँ विविधता को संविधान में मान्यता दिया गया है। हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है केवल शासन प्रणाली नहीं है, लोकतंत्र जीवन शैली भी है। लोकतंत्र जीवन शैली भी तो है, आता तो है क्वेश्चन कि लोकतंत्र जीवन शैली है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि लोकतंत्र जो है देखा जाए तो केवल राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र हम लोगों को जो है, जैसे मान लीजिए ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जीवन शैली है। टीवी स्मिथ एक विचारक था, इसी ने ये शब्द बोला, डेमोक्रेसी इज लाइफ स्टाइल, टीवी स्मिथ। तो ये जो टीवी स्मिथ कहता है वो एक प्रकार से लोकतंत्र जीवन शैली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र में जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, संवाद, समायोजन, अभी जैसे हम पढ़ाए सहिष्णुता, जितने मूल्य हैं, इन मूल्यों को कौन रखेगा? इन मूल्यों को कौन रखेगा? व्यक्ति। अरे भाई पशु नहीं रखेगा, इन मूल्यों को व्यक्ति रखेगा। अब व्यक्ति ये बताइए कि व्यक्ति इन मूल्यों को यदि रखेगा तो क्या होगा? इससे उसका अंतःकरण मजबूत होगा, उससे बहुत अच्छा रहेगा। वो जिसके अंदर मान लीजिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, सहिष्णुता, संवाद, समायोजन, ये सब जो गुण है, उसका अंतःकरण ठीक होगा। जब अंतःकरण ठीक होगा तो बताइए ये क्या है? जीवन शैली का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि जीवन को बोझ न समझना, जीवन को वास्तव में आनंद के रूप में जीने का प्रयास करना। यही तो लाइफ स्टाइल है कि भाई हम कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो है सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सब समस्या है, और सब जीवन एक साथ ही जीना है। और सब जीवन एक साथ जीना है तो यदि आपके भीतर कोई व्यवस्था नहीं होगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो अंतःकरण मजबूत होगा तो एक व्यवस्था आती है, व्यवस्था मजबूत होती है व्यक्ति का। ऐसी मजबूत व्यवस्था से व्यक्ति जो है जीवन में आने वाली समस्या का निदान करता रहता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक
सब जीवन को जो है एक साथ जीने का प्रयास कर लेता है। और इस तरह से जो जीवन जो है वो दुखमय है, जो जीवन आपको बोझिल नजर आता है, जो जीवन आपको कष्टमय नजर आता है कि अब तो जीवन हमारा बर्बादी है, तो कहीं न कहीं कितने लोग ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे, जानते हैं खत्म, क्या खत्म। तो हमें कहते हैं, मान लीजिए जीवन जो बोझिल है, जीवन जो कष्टकारक है, वो सुखमय बन जाता है, जीवन में आनंद आ जाता है। इसलिए लोकतंत्र जीवन शैली है। 150 शब्द का आता है क्वेश्चन कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र जीवन शैली है। तो बता रहा था, अब चलिए वो लिखिए, बढ़ावा देने वाले कारक। यही लिखना है, यही जो बोला हूं ना, इतना ही लिखना कि लोकतंत्र जो है केवल शासन व्यवस्था नहीं, वास्तविक रूप से जीवन शैली के रूप में है। पहला चीज देखिए कि भाई सहिष्णुता बढ़ेगा कैसे, सिर्फ कहने से तो बढ़ेगा नहीं। सबसे पहला चीज है आर्थिक विषमता कम हो और समाज के सभी वर्गों को जो है मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए, सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो, सब लोग स्वस्थ हों, सब लोग शिक्षित हों, सब लोग को रोजगार मिले, सब लोगों को जो है वह देखा जाए तो रोटी कपड़ा मकान मिले, तब जाकर सहिष्णुता का भाव आ सकता है। जबरदस्ती सहिष्णुता का भाव नहीं आएगा। अब देखते तो मुस्लिम वर्ग को आप देखिए तो सामान्यतः मुस्लिम वर्ग में जो है आधे से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, सामान्यतः वो लोग लेबर का ही काम करते हैं, आधे से ज्यादा लोग। आप देखते हैं कि उतने शिक्षित भी नहीं है, कहीं न कहीं वो लोग जो है वो देखा जाए तो गंदी बस्तियों में भी रहते हैं, स्वच्छता भी नहीं है, तमाम जो समस्याएं हैं उसके कारण भी तो मनोवृत्ति में दोष आ रहा है। तो हम लोग को उस पर काम करने की जरूरत है। नंबर 1, आर्थिक विषमता को कम किया जाए और समाज के सभी वर्गों, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जैसे सबकी मूलभूत आवश्यकता भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की पूर्ति की जाए। अरे व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति तभी तो कुछ सोच पाएगा। हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेगा तो क्या सोचेगा, नकारात्मक भाव सोचेगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक ये भी फैक्टर है, इसको आप नकार नहीं सकते। जिसमें बताया, मान लीजिए बांग्लादेशी हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप, नोएडा में, गाजियाबाद में बहुत सारे बांग्लादेशी लोग रहते हैं, जबरदस्त। वही लोग ज्यादातर हत्या करते हैं, वही लोग ज्यादातर जो है वो देखा जाए तो छोटा मोटा जो है सब काम करते हैं, सब पता है अधिकारियों को। किसी को गोली मारना हो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, 20-25 हज़ार रुपये में गोली मार के चले आएंगे, उनको दे देंगे, ये पकड़ो गोली मार के फला खुआना है, ठीक है साहब, शाम तक काम हो जाएगा। तो हमें कहते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि न तो हमारा राशन कार्ड है, न तो हमारा आधार कार्ड है, हम तो ऐसे ही हैं, वैसे भी पकड़ लिए जाएंगे, वैसे जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं। यदि उस व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति सब काम क्यों करेगा। तो उसी तरह से देखा जाए तो समाज में भी है। दूसरा चीज देखिए, जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा था कि विभिन्न पुरस्कारों के द्वारा नागरिकों को जो है सहिष्णुता के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने का प्रयास करवाना चाहिए। हमें कहते हैं जो लोग, जैसे कॉलोनी है, कोई मान लीजिए है, वहाँ पर बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो देखिए मेल मिलाप करते रहते हैं, आपस में सबको समझाते बुझाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को समाज में जो है पुरस्कार देने की आवश्यकता है, उनको जो है सम्मान देने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं, हमारे यहाँ पुरस्कार तो बना, कबीर पुरस्कार, सांप्रदायिकता सद्भावना पुरस्कार बना ना, तो ऐसे अन्य पुरस्कार भी खूब बनाए जाए। और ऐसे देखा जाए तो क्षेत्रीय स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जहां पर हिंदू मुस्लिम सब लोग रह रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है पुरस्कृत किया जाए, जिससे ये लोग जो है समन्वय स्थापित करते रहें। नंबर 2, विभिन्न पुरस्कारों आबलिक सम्मानों के द्वारा नागरिकों को सहिष्णुता के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने का प्रयास करना, जैसे कबीर पुरस्कार, सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार आदि को व्यापक स्वरूप दिया जाए। अब जरा देखिए, जो मीडिया है, जो फेसबुक है, जो ट्विटर है, यूट्यूब है, ये तो और बर्बाद किया पड़ा है। सबसे पहले तो ये है कि जो संचार माध्यम है उस पर जो विघटनकारी जो लोग हैं, जो इस तरह से लोग हैं जो व्हाट्सएप खेलते रहते हैं, ऐसे लोगों पर नजर रखा जाए और ऐसे तत्वों पर रोक लगाई जाए। तब जाकर देखते तो लोग क्या क्या लिखते रहते हैं, आप लोग को भी आता होगा, हमको भी आता रहता है। हिंदू नहीं है क्या, आता रहता है मेरे पर, कुछ लोग हैं एक से एक भेजते रहते। मैं खैर जवाब नहीं देता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, कभी फोन आता है बोल देता हूँ, कह रहे कुछ काम धंधा नहीं है क्या। बोले एकदम आप कट गए। मुझे कटने का बात नहीं, ये सब क्या मतलब है, क्या चाहते हैं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, हाँ एक से एक हमारे कलाकार है, ऐसा नहीं, पढ़े लिखे भी लोग हैं, उच्च पदों पर भी हैं, लेकिन वही बात है कि मनोवृत्ति जो है वो ठीक नहीं है, संतुलित नहीं है। नंबर 3, संचार माध्यमों के द्वारा विघटनकारी तत्वों की आलोचना की जाए और ऐसे लोगों को प्रतिबंध लगाया जाए, उन्हें दंडित किया जाए, अर्थात कट्टरवाद आबलिक संकीर्णतावाद को रोकने का प्रयास हो।
भाई हम कहते कोई पार्टी का है चाहे कोई किसी भी चीज़ का है जो कट्टरवाद, संकीर्णतावाद या इस तरह से सांप्रदायिकतावाद की बात कर रहा है, कट्टरवाद पर रोक लगाई जाए या अलग थलग किया जाए, उस पर सांप्रदायिकतावाद छूट गया है। इसी का देखिए, जैसे मान लीजिए जो सामाजिक समायोजन है, देखते तो है, मान लीजिए यूट्यूब है, फेसबुक है, कितना लोग उस पर सक्रिय है, ये सब चीज तो करना पड़ेगा। मैं किसी देश का पढ़ रहा था, ये सब जो चीजें हैं, जैसे सीरिया, अब चूंकि मैं सीरिया IR में पढ़ाता हूं तो उसका मैं बैकग्राउंड भी पढ़ा था। सीरिया में जो चैनल वाले थे उनको सजा दिया गया ना, याद है? 2 लोग, हाँ 2 लोगों को जो है सजा दिया गया, फांसी की सजा। उन लोग चैनल चलाते थे, सीरियाई चैनल उसको कहा जाता था। ये लोग चैनल पर क्या करते थे कि कहीं न कहीं जो है सांप्रदायिक भावना को भड़काते थे, जैसे हमारे यहाँ कुछ टीवी वाले हैं, उसी का एक प्राथमिक स्वरूप है। बाद में सीरिया के न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये दोषी हैं, ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, अब फांसी की सजा उनको हो गया। तो भारत में ऐसे चैनल को, ऐसे यूट्यूब चैनल को तमाम पहचान करके बैन किया जाए और 2-4 लोगों को पहले ढंग से सजा दे दिया जाए, तब जाके सब मामला रुकेगा। और दूसरी चीज देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लिख दीजिए, जैसे सीरिया में कट्टरवादी संगठनों को सजा दिया गया, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है। अब सोचिए सीरिया बर्बाद हो गया उन्हीं सबों के कारण, इनका चैनल क्या क्या सब चलता था सब बैन कर दिया गया। अभी हम लोग को पता नहीं चल रहा है ना, ये मामला बढ़ जाएगा, रुक नहीं पाएगा, बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। राजस्थान सबसे शांत माना जाता था, आज से 10 साल पहले, हम लोग 5 साल पहले जो है देखा जाए तो राजस्थान को ये कहते थे कि बहुत ही जो है वो देखा जाए तो संयमित प्रदेश। कोई राजस्थान का व्यक्ति पढ़ता था हम लोग के साथ में तो हम लोग कहते थे कि अगले जन्म में राजस्थान में ही होना चाहिए, बड़ा आप लोग संयमित। लेकिन अब पेपर में पढ़ते तो लगता है कि राजस्थान यूपी बिहार से आगे निकल जाएगा कुछ दिन के बाद, ये लोग सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तीसरा बात देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। सामाजिक समायोजन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने के लिए कार्यक्रम हो, सामूहिक त्योहारों का आयोजन किया जाना चाहिए, धर्म के आधार पर जो है वह राजकीय अवकाश, जैसे अमेरिका में बैन किया गया, वहाँ धर्म के आधार पर राजकीय अवकाश नहीं होता है। सबको मान लीजिए 15 छुट्टी मिलेगी, सबको राजकीय अवकाश मिलेगा 15। किसी को मन करे तो होली मनाइए, ईद मनाइए, बकरीद मनाइए, मन करे ऑफिस आइए, आपकी इच्छा। ये सब धर्म के आधार पर छुट्टी, इनकी जयंती उनकी जयंती, 100 छुट्टी तो यही हो जाती है। इकट्ठे जो है बोल दिए कि भाई 1 महीने की छुट्टी होगी, काम खत्म, जिसको जो छुट्टी लेना वो ले लीजिएगा। धर्म के आधार पर ये सब जितना भी होता है, सब तमाम जो राजकीय जो चीजें होती हैं उसको बैन लगा देना चाहिए। अगला लिखिए, सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया को प्राथमिकता दिया जाए। विभिन्न संस्कृतियों को आपस में जोड़ने के लिए सामूहिक त्योहारों का आयोजन किया जाए और साथ ही धर्म के आधार पर राजकीय अवकाश कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। देखिए, अमेरिका में सरकारी जो नौकर लोग हैं उनके लिए जो है जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, उसमें जो है सहिष्णुता की मनोवृत्ति को शामिल किया गया है। किसको, अच्छे बताइए, आपको ध्यान होगा एक पुलिस वाले ने जो है किसी अश्वेत व्यक्ति को जो है देखा जाए तो उसकी हत्या कर दिया था, याद है? पूरा अमेरिका का पुलिस विभाग जो है इसके लिए क्षमा मांगा और सब लोग जो है घुटने पर बैठकर देखा जाए तो इसका प्रायश्चित भी किए थे। याद है घटना 1 महीने पहले का? इसको कहते हैं कि एक व्यक्ति ने गलती किया था, पूरा विभाग जो है क्षमा मांग लिया, तो अब हम लोग को क्षमा करिए, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। और फिर जनता ने भी देखा जाए तो फूल देकर गुलाब का जो उन लोगों को बोला कि ठीक है भाई, आप लोग यदि इस बात को मान लिए तो चलिए, हम लोग भी भूल गए। इस तरह की मनोवृत्ति होनी चाहिए कि सरकारी नौकरी में जो कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें सहिष्णुता की मनोभावना को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। और कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी यदि उसके विरुद्ध जाता है तो ऐसी दिशा में उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं जो छोटा अधिकारी है, मान लीजिए SDM है, चाहे कोई भी अधिकारी है छोटे स्तर पर जिले में बैठा हुआ है, तो उसको लोग मानक के रूप में देखते हैं, उसको आदर्श के रूप में देखते हैं। और ऐसे दिशा में वही व्यक्ति जब इस तरह का चीज करेगा तो फिर तो वहां पर जो है सांप्रदायिक चीजें शुरू होंगी। लिख दीजिए, अमेरिका की तरह भारत में भी कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स सहिष्णुता की मनोवृत्ति को शामिल किया जाए, जिससे सरकारी अधिकारी या कर्मचारी लोगों को प्रेरणा दे सके, आदर्श प्रस्तुत कर सके कि कोई पुलिस है, कोई मान लीजिए दरोगा है, कोई अधिकारी है, वो इस सब चीज़ों के चक्कर में न पड़े, क्योंकि वो सब जब चीज़ इसको बढ़ावा देता है तो बाकी लोगों को जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और ज़्यादा जो है इस तरह की चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं उदयपुर गया हूँ, उदयपुर बहुत बढ़िया घूमने की जगह है,
उदयपुर के पास ही जो है ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, पुष्कर। हाँ, पुष्कर मान लीजिए उदयपुर में जो पुष्कर में जो झील है, चाहे मान लीजिए उदयपुर है, तमाम जब मैं सब घूमा हूँ, मुझको कभी डर नहीं लगा वहाँ पर। मैं 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में भी पहुँचा हूँ गाड़ी से। मुझे कभी राजस्थान में मैं 2 बजे रात में भी गाड़ी कहीं चला रहा हूँ, भटक भी गया, मुझे कभी डर नहीं लगा है। लेकिन मैं यूपी में यदि मान लीजिए 2 बजे रात में कहीं पर गाड़ी चला रहा हूँ, अब भटक गया रास्ता, तो थोड़ा सा मुझको डर जरूर लग जाता है, मैं सतर्क हो जाता हूँ। मनोवृत्ति की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जैसे देश में जो है जाति धर्म को विशेष न मानने की मनोवृत्ति का विकास किया जाए, कि हम लोग एकदम जो जाति और धर्म और ये वो सब देश भर का जो बवालबाजी जो पाल रखे, धीरे धीरे मनोवृत्ति कम होनी चाहिए। लोगों की पहचान योग्यता के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर, आर्थिक आधार पर लोगों की पहचान होनी चाहिए, ये धर्म जाति के आधार पर नहीं है। तो पंडित जी एक श्लोक तो ढंग से याद है नहीं, देखिए मर ये सब करिए, मृत्युंजय मंत्र तक याद नहीं है, क्या फायदा। या तो कहीं भाई सब सामान्य चीज है, तो वो चीज होना चाहिए ना। तो वो जो मान लीजिए चीजें हैं, तो हम लोग की पहचान योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। एक पॉइंट और लिखिएगा, भारत में सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास किया जाए, किसी धर्म जाति को विशेष न माना जाए, धर्म जाति को विशेष स्थान न दिया जाए, और व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता कार्य क्षमता के आधार पर होना चाहिए। देखिए एक चीज और भी, जो हमारे यहाँ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, जो राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया है, तो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में हाइब्रिड कल्चर का विकास होना चाहिए। हाइब्रिड कल्चर का विकास होना चाहिए। हाइब्रिड कल्चर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए, संकर संस्कृति, मिश्रित संस्कृति। मिश्रित संस्कृति, मिश्रित संस्कृति का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए हर संस्कृतियों में कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो उन संस्कृतियों की अच्छाइयों को मिलाकर समायोजित किया जाना चाहिए, और उसके आधार पर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया चलनी चाहिए। मतलब राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए हमें कहते हैं, देखिए जो समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जब मान लीजिए मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, अब मोदी साहब के बारे में कुछ कोई बोलता है, अच्छा नहीं लगता है, वो व्यक्ति नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, आलोचना करिए लेकिन तहजीब में, क्योंकि वो हमारे सम्मान है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारा सम्मान है। लेकिन वही मोदी साहब जब जाते हैं, मान लीजिए मंदिर का उद्घाटन करते हैं, किसी मान लीजिए कहीं पर जाते हैं पूजा पाठ करने, तो थोड़ा खलता है ना, कि जब प्रधानमंत्री पद से हट जाइएगा, वहीं जाकर अयोध्या में ही रह जाइएगा, हम लोग को नहीं खलेगा। लेकिन अभी मत करिए ये सब, क्योंकि हमारे देश में विविधता बहुत ज़्यादा है, और इस तरह की चीज़ों से कहीं न कहीं दूसरे धर्म के लोगों को जो है ठेस भी पहुंच जाता है। लिखिए, राष्ट्र निर्माण / राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को हाइब्रिड कल्चर से जोड़ने की आवश्यकता है, मिश्रित संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता है। अर्थात राष्ट्र निर्माण में धर्म जाति भाषा को ज्यादा महत्व न दिया जाए। उसको आजकल एक शब्द कहा जाता है शंकर, मतलब उसको ऐसे लिखा जाएगा, शायद ये तो नहीं लिखा जाए तो शंकर भगवान का हो गया। हाँ ठीक है, ये वाला ना, ठीक। तो संकर जो है संस्कृति उसको कहा जाता है, कि संकर सांस्कृतिक जो है वह देखा जाए तो पद स्थापन की संस्कृति, उसको हिंदी में कहा जाता है हाइब्रिड कल्चर। तो ये जो है देखा जाए तो हाइब्रिड कल्चर का मतलब विभिन्न धर्म जाति भाषा से जोड़कर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए, ऐसी मनोवृत्ति हो। 4-5 हो गया, हमारे बस करिए। अब महत्व चलिए, महत्व क्योंकि आएगा ना, ये तो आएगा ही सब। शासन प्रशासन में महत्व या सहिष्णुता का लाभ या आवश्यकता क्यों, अब तो समझ ही गए हैं, अब तो बस पढ़ाना है उसमें। देखिए पहला चीज कि यदि हम लोग सहिष्णुता को बढ़ावा देंगे, विरोधी विचारों को भी सुनेंगे, दूसरे धर्म दूसरे जाति भाषा सबको जो है सम्मान देंगे, तो इससे हम लोग का खुद का सम्मान बढ़ेगा। इससे उस व्यक्ति का सम्मान नहीं बढ़ता, हम लोग का सम्मान बढ़ता है। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। नंबर 1, सहिष्णुता को बढ़ावा देने से समाज और राजनीति दोनों लोकतांत्रिक बनेंगे, धार्मिक संघर्ष जैसी प्रवृत्तियां कम होंगी, और नए विचार भी और नए विचारों को भी बढ़ावा मिलेगा, जो व्यक्ति आबलिक समाज की दिशा बदल सकता है। कैसे, जैसे बताइए कुछ नए विचार को कैसे बढ़ावा मिलेगा, बताइए गुलशन। मतलब सहिष्णुता को बढ़ावा देने से नए विचार कैसे बढ़ेंगे? हाँ, मतलब हमें कहते हैं कि धैर्य से किसी की बात को कुछ बोल रहे थे, बोलिए। रूढ़िवादिता में कमी आ जाएगी, बहुत अच्छा कि रूढ़िवादिता में कमी आ जाएगी, और हम लोग जो है आधुनिक मूल्यों से परिचित भी हो सकते हैं, आधुनिक मूल्यों के अनुरूप सुन सकते हैं। क्योंकि बताइए, कोई जरूरी तो नहीं कि मैं ही हमेशा सत्य बोलता हूँ, मैं आधा सत्य भी बोल सकता हूँ, आधा झूठ भी बोल सकता हूँ, सत्य भी बोल सकता हूँ, झूठ भी बोल सकता हूँ। तो यदि विचार विमर्श होगा
मान लीजिए कुछ धैर्य से सुना जाएगा, तभी तो देखा जाए तो आधुनिक मूल्यों का समावेश हो सकता है और नए विचार भी आ सकते हैं। मैं काम करता हूं कि मैं पूर्णतः सही बोलता हूं, हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत विचार कुछ गलत भी हो, मान लीजिए आप कुछ कर रहे हो तो आपका भी कुछ सही हो, लेकिन जब तक हम धैर्य से नहीं सुनेंगे, आप धैर्य से नहीं सुनेंगे, तब तक जो है नए विचार कैसे आएंगे, रूढ़िवादिता कैसे समाप्त होगी। दूसरा बात समझिए, दूसरा चीज ये है कि जैसे मान लीजिए यदि हम सहिष्णुता को बढ़ावा देंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा। अब विचारों के आदान प्रदान से ही तो समाज सुधार की प्रक्रिया को सकारात्मक गति मिलता है। आज मान लीजिए हम लोग समान सिविल संहिता की बात करते हैं, मुस्लिम लोग भी तो तैयार हैं, मुस्लिम महिलाएं भी तो तैयार हैं। मान लीजिए 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया गया तो सबसे ज्यादा खुश मुस्लिम महिलाएं हुई। अब मुस्लिम महिलाओं ने मोदी साहब को वोट भी दिया, ये मैं बताता हूँ। वोट देने महिलाएं जो गई हैं, घर से तो बोल के गई थी उनको वोट देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट दिए, बीजेपी को। क्यों? उन महिलाओं को ये लगा, मुस्लिम महिलाओं को, कि यही पार्टी है जो कुछ आगे और कर सकती है। अब ये लोग बड़बड़ा कर हमको तलाक नहीं दे पाएंगे, जो 3 बार बड़बड़ा दिए तो तलाक हो गया, ऐसे चलेगा? तो हमें कहते हैं देखिए, फिर दूसरा चीज, संपत्ति में हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके लिए कानून भी बन रहा है, वो कानून के रूप में अब आएगा। तो हमें कहते हैं मुस्लिम महिलाओं का जो शोषण होता है, मुस्लिम महिलाओं को जो देखा जाए तो मान लीजिए एक जो मेहर जो होता है टर्म, वही तो उनका रकम है कि शादी के समय मान लीजिए आपको 10,000 रुपया दे दिया गया, तलाक हो जाता है तो वही तो 10,000 रुपया आपको वापस कर दिया जाता है कि पकड़िए 10,000 रुपया हो गया, जाइए। ऐसे थोड़ी चलेगा जीवन। तो कहीं ना कहीं जो आधुनिक जो सभ्यता है उसके अनुरूप हमारे यहाँ समाज सुधार की प्रक्रिया भी तीव्र गति से चलती है। एक पॉइंट और लिखिए। नंबर 2, सहिष्णुता व्यक्ति के आदान प्रदान को बढ़ावा देती है, जिससे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बल मिलता है और समाज सुधार की गति तीव्र होती है। जैसे 3 तलाक की समाप्ति इसी का परिणाम है, समाज सुधार को सकारात्मक गति मिलता है। ये बताइए 3 तलाक की समाप्ति हुआ, कितनी महिलाएं सड़क पर थी? कोई नहीं, कोई मुस्लिम महिला ने उसका सामान्यतः विरोध नहीं किया। और जो मान लीजिए मौलवी साहब लोग हैं, वही लोग थोड़ा बहुत विरोध किए तो कोई उनका सुना नहीं, क्योंकि जिसके लिए हमने बनाया जब वही विरोध नहीं किया तो आप कौन होते बोलने वाले? आप इसलिए बोलेंगे कि आप मौलवी साहब हैं। यदि मान लीजिए वही महिलाएं सड़क पर आ गई होती तो सरकार पर दबाव बन जाता, लेकिन महिलाओं को लगा कि नहीं तो अच्छा हुआ है। भाई हम कहते हैं जिससे समाज सिविल संहिता बनेगा तो कोई मान लीजिए मुस्लिम व्यक्ति है तो 4 विवाह कर सकता है। अब मान लीजिए विवाह की प्रथा को 1 किया जाएगा कि भाई 1 का तलाक होगा तभी दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो हमें कहते हैं ये जो सभ्य जो समाज है, उस सभ्य समाज का जो मूल्य है उसके लिए हम कानून बनाएंगे तो सभी महिलाओं के लिए अच्छा है। तीसरा बात देखिए, सहिष्णुता नैतिक प्रगति का आधार है। जिस समाज में सहिष्णुता होता है उसी समाज में धैर्य को, उसी समाज में चिंतन को, उसी समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है और उसी समाज में ही जो है मेल्टिंग स्पॉट बन पाता है। मेल्टिंग स्पॉट का मतलब हम लोग अमेरिका को सभ्य मानते हैं, तो कभी आपने सोचा क्यों सभ्य मानते हैं? जो जाता है सब अमेरिकन बन जाते हैं। इसी तरह भारत में जो रहता है सब भारतीय हैं। हम लोग ये सोचेंगे नहीं हमारा कौन सा धर्म है, किस जाति के, नहीं, हम इंडियन हैं, भारतीय हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं अपना परिचय बताइए, आप नाम बताएंगे, ये नहीं बोलेंगे कि मैं जो है भारतीय व्यक्ति हूँ, ये सबसे बाद में बताएंगे हम लोग कहाँ के रहने, वही भारत के। तो मान लीजिए उसको एक मतलब भारतीय बोलने में या भारत की नागरिक जो शब्द का प्रयोग करने में सबसे हम लोग पिछड़े हुए हैं। और वही अमेरिका का व्यक्ति है, उससे हम लोग धर्म जाति भाषा नहीं पूछते हैं और वो व्यक्ति कहता है अमेरिकन नागरिक है, तो हम लोग का ध्यान ही नहीं जाता है कि नहीं बताइए किस जाति के, कहाँ पूछते हैं। अमेरिका का कोई व्यक्ति आपके घर आ गया, मान लीजिए उससे पूछते हैं किस जाति के हैं, पूछ रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग भी तो न पूछें। अगला पॉइंट, सहिष्णुता नैतिक प्रगति का आधार है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विविधता के अस्तित्व की रक्षा होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया से अगली पीढ़ी आबलिक समाज सुरक्षित रहता है। अगली पीढ़ी आबलिक समाज सुरक्षित रहता है, बताइए हम लोग भी सुरक्षित हैं, आगे की पीढ़ी भी कैसे सुरक्षित रहेगी? तो ये जो समाजीकरण का मतलब क्या हुआ? ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक समाज के मूल्य, विचार, संवेदना, आवेग, समन्वय दूसरी पीढ़ी में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को समाजीकरण, सोशलाइजेशन कहा जाता है। ऐसा प्रोसेस तो हम जो सिखाएंगे, मैं बताया ना कि हमारा बच्चा मान लीजिए छोटा सा था, 4-5 पढ़ता था, तो उसके 2-3 मित्र जो है सरदार जी लोग अपना टोपी भी पहन के आए, तो मैं ऐसे मजा के पूछा कि हमको कि वो कौन है? तो हमारे फ्रेंड है पापा। हमको सरदार जी तुम्हारे फ्रेंड है? बोले हाँ, अभी तो 2 लोग और भी आ रहे हैं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, मैं ऐसे ही पूछा कि देखिए, तो ये बताइए उस छोटे बच्चे को जो उस समझ में आया कि चाहे कोई सरदार जी हो, चाहे किसी भी जाति व्यक्ति का हो, कोई दिक्कत नहीं, सब हमारे मित्र हैं।
ये मनोभावना यदि बन जाए तो क्या दिक्कत है समाज में। हम लोग पहले ही मान लीजिए सोचेंगे कि कौन जाति का है, किस धर्म का है, क्या है, तब मित्रता करेंगे, तब तो भाई नहीं चलेगा। ये बताइए, सहिष्णुता अंतर संबद्धता है, और यदि अंतर संबद्धता को बढ़ावा देंगे तभी तो वैश्वीकरण फलेगा फूलेगा। सिर्फ वैश्वीकरण का नाम लेने से वैश्वीकरण नहीं चलेगा। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को यदि मजबूत करना है, विश्व को आपस में जोड़ना है, तो सहिष्णुता अनिवार्य शर्त है। अगला पॉइंट, सहिष्णुता अंतर संबद्धता को बढ़ावा देता है, जो वैश्वीकरण को सुदृढ़ कर सकता है। तभी एक देश का नागरिक दूसरे देश में सुरक्षित हो सकता है और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बना रह सकता है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। भाई आज 21वीं सदी में जितना ये सब सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, देख रहे हैं कि धड़ से गला अलग किया जा रहा है। सोचिए, सोच कर आदमी लगता है कि क्या मतलब जमाना आ गया। तो इस तरह का जो चीज है, इसके पहले तो ऐसा भारत में सामान्यतः नहीं होता था, या इस तरह की घटना बहुत कम दिखाई देती थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है असहिष्णुता, हम लोग जो है वो देखा जाए तो कहीं न कहीं असम्मान, इस सब भावना को हम लोग ज्यादा बढ़ावा देने लगे। यदि सहिष्णु व्यवहार हम लोग करते तो ऐसे सामने जो है चिंतन और अभिव्यक्ति दोनों में जो है, भाई चिंतन में भी थोड़ा सा हमें कहते हैं भाई दूसरे का सुनिए, तो दूसरे का भी तो समस्या जानिए। आप देखते हैं कितना हुआ। अच्छा एक और समझा, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा प्रशासन से जोड़ दें। यदि मान लीजिए सहिष्णुता को प्रशासन में बढ़ावा दिया जाए तो व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कर सकता है। कोई हिंदू व्यक्ति मान लीजिए किसी मुस्लिम जिले में पहुंच गया, कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू जिले में पहुंच गया, उसको कोई समस्या थोड़ी ना है। यदि सहिष्णुता उसके भीतर है तो वहां पर भी जाकर जो है वो अच्छा से अपना कर सकता है, वहां पर भी जाकर अपना समन्वय स्थापित कर सकता है, उसको नौकरी करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो सहिष्णुता देखा जाए तो शासन के लिए जरूरी है कि आप कब तक जो है, मान लीजिए आप हिंदू हैं तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि आप हिंदू क्षेत्र में ही हमेशा नौकरी करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं आप मान लीजिए अहमदाबाद के आप डीएम बन जाएं, कहीं पर आप मान लीजिए जैसे वो करिए मालाबार तट पर जो पूरा मुस्लिम लोगों का बेल्ट है वहां पर आप चले जाएं। देखिए, सहिष्णुता से लोक सेवक विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन स्थापित कर सकता है, पूर्वाग्रह आबलिक गुटबंदी से बच सकता है। जैसे कोई मुस्लिम अधिकारी ऐसे जिले में सरलता से कार्य कर सकता है, सरलता आबलिक सहजता से काम कर सकता है जहां हिंदुओं की बहुलता है, मतलब वो सहज रहेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि हम असहिष्णु व्यवहार नहीं करेंगे। 4-5 हो गया, कभी 150 शब्द में आगे तो लिखा जाएगा ना, कुछ है नहीं, बस इसी तरह से सब पढ़ लिख कर नोट्स बना लेना है और उसको 2-4 बार पढ़ के जाके लिख के चले आइएगा। इससे ज्यादा इथिक्स में अच्छा हाँ, कल के लिए अलग कॉपी बना लीजिए और नोट सब लोग ले लीजिएगा। ये वाला केस स्टडी है ना, देखे तो बस एक मिनट, इसमें देखिए शुरू में इसमें केवल 115-20 लिखा होगा, 120 केस स्टडी है, तो कल से एक अलग कॉपी बना लीजिए 100-150 पेज की। इसी तरह से स्पाइरल जो भी अपना बना लीजिए। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे देखिए ये थ्योरी में लिखा हूँ, इसको एक राउंड आप पढ़ डालिएगा। कुछ थोड़ा बहुत मैं भी थ्योरी बीच बीच में पढ़ाता हूँ, जैसे कल भी मैं कुछ शुरू करने से पहले कुछ सामान्य बात है वो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा ही, अब बीच बीच में जैसे बताता रहूँगा। इसमें भी मैंने कुछ लिखवा दिया है कि जैसे प्रशासनिक कौशल की समझ का मतलब क्या है, आपको किस चीज़ पर ध्यान रखना है, केवल पढ़ लीजिएगा, रटिए उटिएगा कुछ मत। इसके बाद हम लोग कल क्या करेंगे, आधा घंटा समझाकर इसको मैं कल ही शुरू कर दूंगा कि जैसे मान लीजिए सब करिए। अब जैसे ये है अधिकारी का कौन कौन सा गुण होता है, ऐसे लिखवा दिया हूँ। तो अब इसमें से जैसे केस स्टडी 1, 2, 3, 4 है ना, तो मैं क्या करूँगा कल से कि जैसे मान लीजिए केस स्टडी पढ़ूंगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो जो आप लोग कहेंगे उसको मैं बोल बोल के समझाऊंगा, फिर लिखवाऊंगा, और फिर 1-2 आप लोग भी लिखेंगे। और फिर इस बार के टेस्ट में जो है केवल 4 ही क्वेश्चन थ्योरी का रहेगा, और केवल 4 ही क्वेश्चन थ्योरी का रहेगा, 10-10 नंबर का 4, और उसके बाद 3 केस स्टडी रहेगा। तो हम लोग ये काम शुरू करेंगे, क्योंकि अब थ्योरी आपको समझ में आना शुरू हो गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब तो हमको पढ़ाना है, बोलना है, तो कल अलग कॉपी बना लीजिएगा।